काली के पिछले एपिसोड में आपने काली को एक नए अवतार में देखा, जो कि उसे अनिरुद्ध का खात्मा करने पर मिला। गांव में अब सब ठीक था, लेकिन नितिन अब भी अपनी किस्मत पर उदास था, क्योंकि मुकेश पर रज्जो का झुकाव था। साथ ही यहाँ किशनगढ़ से जुड़े सोमगढ़ की कहानी भी शुरू हुई और काली को कुछ बर्फ के माहौल की झलकें आई। तो दूसरी तरफ सरपंच जी का हालचाल लेने गांव वाले हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हर्ष को शहर बुलाने के लिए उसके पिता का कॉल आता है, तो हर्ष काली को भी शहर में नौकरी के लिए मनाता है, पर काली नहीं मानती। किशनगढ़ के घने जंगल की एक गुफा में अजीब सी परछाई और एक विस्मिता नाम की लड़की देखी। वो परछाई अपने सिंहासन के एक टुकड़े से बर्फीली राक्षस को प्रकट करती है। अब आगे हर्ष काली के घर जाता है, जहाँ उसको काली नहीं बल्कि दुर्गा दिखाई देती है। दुर्गा को देखकर हर्ष दुर्गा से बोलता है, नमस्ते दुर्गा आंटी। नमस्ते हर्ष बेटा, आज हमारे घर कोई काम था क्या? हाँ, वो काली कहाँ है? काली तो स्कूल गई थी, दोपहर हो गई है, आती ही होगी। तुम बैठो, खड़े क्यों हो? दुर्गा ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर काली आ जाती है। लो, आ गई काली। काली, हर्ष को तुझसे बात करनी थी। हर्ष को क्या बात करनी है? हाँ कहो ना हर्ष, क्या बात है? तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? वो ये अरे मन में ही बोल लो, कम से कम मैं सुन तो लूंगी। क्या हुआ हर्ष, क्या बोलना चाहते हो और इतना हिचकिचा क्यों रही हो? साफ बोलो ना। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हो, वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन तुम्हें और भी काम होते हैं। साथ ही तुम्हें कुछ नया करने और सीखने का समय कहाँ मिलता है? तो क्यों ना तुम कुछ नया काम करो। क्या नया करूं जो अच्छा भी हो? तुम ही बता दो। ऑफिस का अच्छा मेरा मतलब काम। वो क्या है ना, शहर में मेरा खुद का बिजनेस है और वहाँ पर एक मैनेजर की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि क्या शहर? आपको पता है हर्ष आप क्या बोल रहे हैं? अरे काली, तुझे शहर जाने का सुनहरा मौका मिल रहा है और तू हर्ष से इस तरह बात कर रही है। माँ, आप जानती हैं कि शहर में नहीं जा सकती। अगर मैं शहर गई नहीं। काली शांत रह, हर्ष को तेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो क्यों बार बार भूल जाती है ये बात? किसी दिन पकड़ी जाएगी। हर्ष देखो, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी माँ और इस गांव से कितना प्यार करती हूँ, और माँ मुझे कितने समय बाद मिली है। मैं इस गांव और अपनी माँ को छोड़कर आपके साथ बाहर शहर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ काली, कोई बात नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर कोई बात नहीं। हर्ष, तुझे तो काली पर गर्व होना चाहिए, आखिर वो अकेले ही जो सब कुछ संभाल रही है। काली हर्ष के मन की बात सुन लेती है और काली हर्ष को देखकर मुस्कुराती है। कुछ देर बाद हर्ष भी वहाँ से चला जाता है। हर्ष के जाते ही काली के सर का निशान एक बार फिर चमकता है और वो अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ जाती है। ये मेरा सर, माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे संभालो। काली, तू अंदर चलो और आराम कर, धूप है, शायद धूप से चक्कर आ रहे हो। काली अपनी माँ का सहारा लेकर अंदर की ओर जाने लगती है। तभी वो अपनी गर्दन को ऊपर करती है और उसी बीच उसको एक बार फिर झलकी आती है। काली, काली तुझे क्या हुआ? तू ठीक है ना? माँ, कोई नई मुसीबत आन पड़ी है, पर कहाँ पता नहीं। बस इतना जानती हूँ कि ये किशनगढ़ नहीं है। गांव में घूमने के लिए एक विदेशी लड़की लाइना आई होती है, जो गांव की औरतों को पानी का मटका ले जाते हुए अपने कैमरे से कैप्चर कर रही थी। इसी तरह गांव के बाकी लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में सभी के पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक ही आसमान में घने बादल छा जाते हैं और सोमगढ़ में दोपहर के समय हल्की रात का मौसम हो जाता है। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बदलते हुए मौसम को देखकर हैरान थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी साइकिल लेकर गुजर रहा भोला कहता है, अरे ये क्या हो गया? ये मौसम ने तो ऐसे रंग बदल लिया, अब मानो मौसम ना गिरगिट हो। जहाँ हर जगह सूरज आसमान में चमक रहा था, तो वहीं सोमगढ़ में सूरज की किरणें ही नहीं पड़ रही थी। सभी पक्षियों ने आसमान में उड़ना बंद कर दिया था। और तो और गांव के जानवर भी बेचैन होकर आवाजें निकालने लगे थे। तभी अचानक गांव में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे कि सोमगढ़ के सभी लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं।
साथ ही कुछ ही देर में वहाँ बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। ओह, इट्स स्नोइंग हियर। कितना सुंदर लग रहा है। बाप रे, हमारे गांव में बर्फ गिर रही है, वो भी इतनी गर्मी माँ। सोनगढ़ इज लुकिंग लाइक अंटार्कटिका। अंटिका टिका? कौन सी अंटिका टिका? अरे लाओ, हमका भी तनिक दिखा दो गोरी मैम। क्या दिखाऊं? आई हैव नथिंग टू शो यू। मैं तो अंटार्कटिका कह रहे थे, वहाँ भी ऐसे ही बर्फ पड़ते हैं। अच्छा लागत है कोनो दूसरे देश की बात कर रही है। वैसे अचानक से इस शिमला में गिरने वाली बर्फ भगवान सोमगढ़ में काहे गिरा रहे हैं? इन तीनों की तरह ही सोमगढ़ के बाकी लोग भी गांव में बर्फ पड़ने से हैरान थे और कपकपाना शुरू कर देते हैं। तभी गांव में एक आदमी के ऊपर सफेद धुआं आता है और वो बर्फ की तरह जम जाता है। ऐसी है बर्फीली की माया, ले आए धूप में भी बर्फ की छाया। बर्फीली अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर गांव वालों को बर्फ की तरह जमाती जा रही थी। ये देखकर सभी सोमगढ़ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं। भागा हो भागा, ये बर्फीली चुड़ैल तो हम सबको जमा के ही छोड़ेगी। विष्मता, क्या उसने अपना काम शुरू किया? तुम चिंता मत करो, उसने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द खत्म भी कर देगी। अब बहुत जल्द यहाँ पर हमारे राज के साथ और बहुत सारी शक्तियाँ भी होंगी। विष्मता, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई शक्ति है जो हमें कामयाब होने से रोकेगी। ये कैसी बात कर रहे हो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम नकारात्मक ऊर्जा के राजा हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। अगर ऐसा है तो उसको कहो कि वो जल्दी ही अपना काम पूरा करे। किशनगढ़ के पंचायत ऑफिस के बाहर पंचायत सभा हो रही थी। सभी किशनगढ़ के लोग वहाँ मौजूद थे। तभी वहाँ पर सोमगढ़ के कुछ लोग आते हैं। अरे कोई बचाओ, कोई मदद करो, हमारे गांव वालों को बचा लो। क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? और आपकी हालत देखकर तो लग रहा है कि आप भागते भागते यहाँ तक आए हैं। पूरा भाग के नहीं, कोनो तरह बचा बचा के आए हैं। अरे हमारे गांव में कोनो सफेद रंग का भूत आ गया है, अरे जो सबको बर्फ बना रहा है। अरे भूत नहीं, वो भूतनी है और वो अपनी फूंक से सभी लोगों को बर्फ बनाकर जमा दे रही। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी भीड़ में से काली बाहर आती है और ललन से कहती है, क्या कहा तुमने? बर्फ बना रही है? आखिर कौन है वो जो हर चीज को बर्फ बना रही है? काली बिटिया, ये तो हम भी नहीं जानते कि आखिर वो कौन है। बस हम इतना जानते हैं कि हमारा सोमगढ़ पूरे सफेद चादर से ढक गया है और वो चादर कोई और नहीं बल्कि उस भूतनी का किया धरा है। उसने अपने मुंह से फूंक मारी और हमारे पूरे गांव को बर्फ से ढक दिया। सामान तो सामान, वो तो इंसानों को भी बर्फ बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो झलकियाँ आ रही थी वो किसी और गांव की नहीं बल्कि सोमगढ़ गांव की थी। मुझे इस गांव को बचाना होगा। काली उनकी बातें सुनकर शांत हो जाती है, पर तभी दूसरे गांव का सरपंच काली के सामने हाथ जोड़कर कहता है, काली बिटिया, हमने नकाब वाली के बारे में बहुत कुछ सुना है। साथ ही हमने ये भी सुना है कि वो तोहरी सहेली है। अब तू ही हमारी मदद कर सकती है। काली बिटिया, हम तोहरे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नकाब वाली को बुला दे और हमारे गांव को तबाह होने से बचा ले। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी नकाब वाली को भेजती हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। काली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काली अपने नए रूप के साथ नकाब वाली बनकर आती है। नकाब वाली को देखकर दूसरे गांव का सरपंच नकाब वाली से कहता है, नकाब वाली, हमारी मदद करो। हम और हमारा गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस मुसीबत से अब बस तुम ही हमारे गांव को निकाल सकती हो। आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं आपके गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर सोमगढ़ में ऐसा कौन आ गया है
जो खौफ पैदा कर रहा है। नकाब वाली, हम भी साथ चले क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो अपनी फूंक से ही सबको बर्फ बना रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके ऊपर भी हमला कर सकती है। और वैसे भी आप बड़ी मुश्किल से यहाँ बचते बचाते आए हैं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप नकाब वाले को वहाँ अकेले ही जाने दो। हाँ सरपंच जी, क्रिश सही कह रहे हैं, उसके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। नकाब वाली अब चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा सोमगढ़ गांव में आ जाती है। सोमगढ़ का ये हाल देखकर काली दंग रह जाती है। तभी बर्फीली अचानक उसके सामने आती है और उसे जमाने के लिए अपने मुंह से सफेद धुआं निकालकर काली को भी बर्फ से जमा देती है और जोर जोर से हंसती है। सबको जमा दिया इस बर्फीली ने। अब ये गांव मेरे कब्जे में है। इस गांव को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। बर्फीली सभी लोगों को बर्फ में जमा हुआ देखकर बेहद खुश हो रही थी। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और वो देखती है कि काली को उसने जिस बर्फ में जमाया था उसमें दरार पड़ने लगती है और एकदम से काली उस बर्फ को तोड़कर उसमें से बाहर आती है। ये देखकर बर्फीली हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? तू बर्फ से बाहर कैसे आ सकती है? मेरे जमाए हुए बर्फ को तो खुद सूरज की किरणें तक नहीं पिघला सकती। फिर ये नकाब वाली लड़की बाहर आ कैसे गई? मैं उस महादेव की भक्त हूँ जिसने इस संसार की रचना की, लेकिन तू कौन है और तू यहाँ पर क्यों और किस मकसद से आई है? मैं तो बर्फ की बनी बर्फीली हूँ। ऐसी है बर्फीली की माया। ले आए धूप में भी बर्फ की छाया। मेरे इस बर्फ के जाल से कोई भी नहीं बच पाया। तो तूने इन गांव वालों को इस तरह बर्फ की तरह जमा दिया है, लेकिन तू क्यों गांव वालों के साथ ऐसा कर रही है? तू कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली? मेरा क्या मकसद है और क्या नहीं, ये मैं तुझे नहीं बताऊंगी और ना ही तुझे ये सवाल दोबारा पूछने दूंगी। इतना कहकर बर्फीली फिर से काली पर वार करने लगती है, पर तभी काली अपने हाथ को आगे करके एक रोशनी निकालते हुए बर्फीली की ओर भेजती है, जिससे बर्फीली के शरीर से पानी टपकने लगता है। ये देखकर बर्फीली दंग रह जाती है। ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मुझे अब इस पर घातक वार करना ही होगा। बहुत देख लिया इसको मैंने, पर अब नहीं। गुस्से में आकर बर्फीली अब अपने हाथों में से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तेजी में काली की तरफ फेंकते हुए वार करती है। इस पर तो मेरी दिव्य रोशनी भी काम नहीं कर रही। आखिर किस तरह मैं इसे रोकूं? इसके आने के कारण सूर्य की किरणें इस गांव में नहीं हैं, जिससे ये बर्फीली पिघल सके। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसकी ये बर्फीली शक्ति इसके ऊपर ही भारी पड़ जाए। पर आखिर मैं ऐसा क्या करूं? जहां बर्फीली और काली के बीच लड़ाई चल रही थी, तो वहीं सोमगढ़ गांव में आई वो विदेशी लड़की लाइना, जो कि गांव में ये सब होता देखकर एक पेड़ के पीछे छुपी होती है। वो डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी बर्फीली की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने मुंह से धुआं निकालकर उसे भी जमा देती है, जिससे उसका ध्यान काली से हट जाता है और काली अपनी शक्तियों से एक गोला बनाकर बर्फीली की ओर फेंकती है, जिससे बर्फीली उस घेरे में आ जाती है। गुस्से में बर्फीली उस घेरे को तोड़ने के लिए अपने मुंह से एक बार फिर सफेद धुआं निकालती है, लेकिन घेरा ठोस होने की वजह से वो धुआं घेरे से बाहर नहीं आ पाता और टकराकर वापस बर्फीली की ओर लौट आता है और बर्फीली अपने ही धुएं से बर्फ की तरह जम जाती है। आखिरकार सबको जमाने वाली ये बर्फीली खुद ही जम गई। बर्फीली के बर्फ बनते ही सोमगढ़ के लोग जो बर्फ की तरह जमे हुए थे सभी पहले के जैसे हो जाते हैं और हैरानी से इधर उधर देखते हैं। तभी काली चुटकी बजाकर उस घेरे को हटाती है और अपने हाथों में एक हथौड़ा प्रकट करती है और उस बर्फीली पर जोर से वार करते हुए कहती है, जय भोलेनाथ। अरे ये तो किशनगढ़ की रक्षक नकाब वाली है। नकाब वाली? सोमगढ़ के सभी लोग नकाब वाली की जय जयकार करने लगते हैं। तो वहीं किशनगढ़ में नील, नितिन, मुकेश शरबत पी रहे थे। शरबत पीते पीते नितिन कहता है, तलमीते बुला हाल है, तलमीते तलते तलबत पीने बैठे, लेकिन ये तो धंधा ही नहीं है। तलबत तलबत नहीं बल्कि दलम मीता पानी लदला है। तभी बर्फीली की बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े किशनगढ़ गांव में भी आकर गिरते हैं
और उन्हीं में से एक एक बर्फ का टुकड़ा तीनों के शरबत के ग्लास में भी जा गिरता है। तो नितिन खुश होकर कहता है, अरे वाह बल्लभ, लगता है भगवान मेले मनती बात तुनने लदे हैं। अब भगवान मेरी बात तुन लाए। आज तो अदल में ताली या लद्दो तो भी भगवान ते मान लेता, तो क्या पता एक बलवती तल मेले तलबत में भी आतल दिल दाती। इस तरह कई बर्फ के टुकड़े किशनगढ़ में किसी के सर पर लगते हैं तो किसी के मुंह पर। और इस बार नकाबवाली ने सोमगढ़ पर आई मुसीबत बर्फीली को उसी के झांसे में फंसाकर उसका अंत किया और किशनगढ़ की तरह ही सोमगढ़ को भी बचाया।